नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो एलएलएम के लिए करवाया जाता है। अभी 2-3 साल से ये एग्ज़ाम काफ़ी ट्रेंडिंग पे है। तो अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो एलएलएम प्रोवाइड कर रही है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, अपना एलएलएम करने का आपका मन है, तो आप इस एग्ज़ाम को दीजिए। इस साल ये एग्ज़ाम जून में कंडक्ट हुआ था, 9 जून 2023 को, और अगले साल ये एग्ज़ाम फिलहाल के लिए मार्च में शेड्यूल किया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसका पैटर्न है और कैसे इसका सिलेबस है और कैसे हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि हम अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके अपना एलएलएम कर सकें। देखिए, जो अभी एनटीए का एक नोटिफिकेशन आया था 14 सितंबर 2023 को, उसमें उन्होंने जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, उनका कैलेंडर पहले ही 14 सितंबर को रिलीज़ कर दिया गया है। तो टेंटेटिव कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका 11 मार्च से लेकर 28 मार्च 2024 के बीच में ये एग्ज़ाम करवाने की संभावना है। हालांकि पोस्टपोन भी हो सकता है, लेकिन हमें फ़िलहाल इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अगर मोटा मोटा देखें तो आज है 13 नवंबर। 13 नवंबर के अकॉर्डिंग देखें तो 4 महीने से भी कम समय बचा है। मोटा मोटा आप देखोगे तो लगभग 115, 116 या 17 के आसपास के दिन बचे हैं आपके पास। तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। एग्ज़ाम का लेवल भले ही थोड़ा सा मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप एनएलयू के क्लैट के अकॉर्डिंग देखें, उसमें एलएलएम करना चाह रहे हो आप, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर प्लानिंग के साथ पढ़ लोगे, थोड़ा सा अगर ऊपर ऊपर से भी पढ़ लोगे, बेसिक चीज़ें भी पढ़ लोगे, तो शायद आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ अपन को क्लियर होगी कि 11 मार्च के अकॉर्डिंग हमें इसका प्रिपरेशन करना, यही हमारा एक टाइम है। तो पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, इस एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का देखा है मैंने, ऑफलाइन एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वो पढ़ने की उन्हें ऑनलाइन चीज़ों में हैबिट नहीं होती, लैपटॉप वगैरह पे, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपको अपने मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके आप पैनिक ना हो जाओ, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नॉलेज होने के बावजूद भी आप लैग कर जाते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कम दिए हैं तो उसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस करके जाना। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल, जो फिर होते हैं, जो हम बताते हैं कि भाई आपका जीके हो गया, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका इंग्लिश और हिंदी, इनमें से एक चॉइस करनी होगी आपको, इंग्लिश या हिंदी में से। तो अगर पिछले साल के पैटर्न देखें तो इंग्लिश अगर आप चूज़ करते हो तो 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी चूज़ करते हो तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन मैथ के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन जीके के, ऐसे 25 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और जो 75 क्वेश्चन बच गए वो आपके लॉ के आएंगे, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपने एलएलबी में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। इसके अंदर इस एग्ज़ाम में मेन चीज़ यही है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एलएलबी के सारे सब्जेक्ट्स इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, अगर गलत आप करते हो तो 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। टोटल 400 नंबर का मेरिट निकल के आएगी इसमें से। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, डीयू, बीएचयू, बीबीएयू, तो आप समझिए कि सबसे ज़्यादा लोगों की चॉइस होती है डीयू, फिर बीएचयू। डीयू बीएचयू लगभग ऊपर ही रहते हैं लोगों के। उसके बाद अगर इन दोनों में से किसी में एडमिशन नहीं मिलता है तो लोग फिर बीबीएयू में जाते हैं। देखिए, एडमिशन हर एक बच्चे का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगभग 17 से 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एलएलएम का एडमिशन करवाती हैं। उसके बाद 4 से 5 आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, गिनती की बहुत ज़्यादा। तो हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि हमें केवल इन्हीं 3 यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस करना है। क्योंकि आप अगर एनएलयू की बात करें क्लैट में भी, तो उसमें भी जो बाद में जो नए एनएलयूज़ बने उनकी थोड़ी, मतलब आप देखोगे तो लोगों का क्रेज़ कम है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो पुराने एनएलयूज़ हैं उसी में करने का फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे ही जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो अपने लॉ प्रोफेशन में, जिनका लॉ डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, तो मेरे अकॉर्डिंग डीयू, बीएचयू, बीबीयू और जितने भी बच्चे हैं उनका अगर आप फीडबैक लोगे तो यही उनकी टॉप पसंद रहती है। बाकी आपको एडमिशन तो मिल ही जाएगा किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कम फीस में आप एलएलएम कर भी लोगे सरकारी यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैटर ये करेगा, जब कल को आप एलएलएम करके बाहर निकलोगे तो लोग आपकी डिग्री देखेंगे, तो वो मैटर करेगा आपने कहाँ से करी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी, कितना आपने उसके अंदर मार्क्स पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये एग्ज़ाम हम डीयू, बीएचयू, बीबीयू के लिए ही कर रहे हैं। बाकी एडमिशन हर एक बच्चे का हो जाएगा, अगर जो इस एग्ज़ाम में बैठेगा भी, और अगर उसके 150 नंबर भी आ गए तो उसको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा।
सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप जो ये वेबसाइट मैंने दिखा रखी है CUT.NTA.nic.in, इस पे आप जाके इंफॉर्मेशन वाले कॉलम पे जाके फिर वहाँ से सिलेबस, फिर वहाँ से फिर कॉलम कॉमन में जाके CQP14 में जाके आप सिलेबस देख सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो खोल रखा है वो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का। सिलेबस इस एग्ज़ाम का देखिए ऐसा है कि वो सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपने ऑप्शनल भी नहीं लिए होंगे LLB में। जैसे कुछ लोग IPR नहीं लेते, कुछ लोग क्रिमिनोलॉजी नहीं लेते, कुछ लोग आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं लेते, कुछ लोग आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नहीं लेते। तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 30 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, और हर सब्जेक्ट से दो दो तीन तीन ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि आपको स्किप नहीं कर सकते, आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर दिखा रखा है कि आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ज़्यादा बताया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी दिखा रखा है। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर आपका लॉ ऑफ टोर्ट्स है, ठीक है। लॉ ऑफ टोर्ट्स के बाद फिर आपका हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ के बाद फिर आपका IPC दिखा रखा है। IPC के बाद कॉन्ट्रैक्ट 2 में जो स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पूरा बता रखा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और आपका हायर परचेज 1972, एजेंसीज के बारे में बता रखा है। फिर आपका कंपनी लॉ पूरा बता रखा है, 1956 से भी पूछ रहा है ये, और 2013 का भी आएगा, ठीक है। फिर आपका प्रॉपर्टी लॉ है, जो भी आपका TP है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी दिखा रखा है। फैमिली लॉ में भी मोमडन लॉ, इंडियन सक्सेशन एक्ट, फैमिली लॉ 2 के अकॉर्डिंग दिखा रखा है। इन्वायरमेंट लॉ भी आप देख सकते हो। फिर आपका लेबर लॉ भी इसके अंदर सिलेबस में है। उसके बाद आपका CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ये 3 इसके अंदर दिखा रखे हैं। क्राइम्स के अंदर जूरिस्प्रूडेंस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपका जो क्लिनिकल कोर्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल कोर्स होते हैं, उसके अंदर प्रोफेशनल इथिक्स से क्वेश्चन आ रहा है। एडवोकेट एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन आएंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग लॉ से आएंगे, इंश्योरेंस लॉ से क्वेश्चन आएंगे, नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह ये आप देखोगे, फायर इंश्योरेंस वगैरह, मैरिन इंश्योरेंस वगैरह पूरा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन, ये पूरा आ रखा है। सिविल प्रोसीजर कोड, CPC एंड लिमिटेशन एक्ट भी दिखा रखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 1, फिर आपका इसके अंदर ज्योग्राफिक इंडिकेशन है, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी है आपका, क्रिमिनोलॉजी के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है आपका, कंपटीशन लॉ है आपका, कंपटीशन एक्ट 2022 2002, लॉ ऑफ एविडेंस है फिर आपका। तो आप देख रहे हो ना कि टैक्सेशन है, इनकम टैक्स वाला। तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट हैं, और वो भी सब्जेक्ट हैं जो शायद आपने नहीं पढ़े LLB में, और उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आप वाइट कॉलर क्राइम से भी, इस बार वाइट कॉलर क्राइम से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे 2023 में। तो आप देख रहे हो कि कुछ इन्होंने ऐसा किया जो पुराना पैटर्न होता था एग्जाम को, कि भाई जूरिस्प्रूडेंस, PIL, IPC, CRPC एविडेंस, इनसे 7-7, 8-8 क्वेश्चन आते थे, तो बच्चे यही कर लेते थे। लेकिन अब इन्होंने हर मेजर सब्जेक्ट को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी है और माइनर सब्जेक्ट को भी दी है। तो आप कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ने सारे ही पढ़ेंगे। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट है वो आप अपनी नॉलेज गेन करने के लिए अच्छे से डीप में पढ़िए। वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ रिलेटिंग टू चाइल्ड, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इस बार, 2022 में भी आए थे। लॉ रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, जो प्राइवेट इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उससे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आप देख सकते हो ये इतने सब्जेक्ट इसने दिखा रखे हैं। तो ये आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन बना देगा। ये एग्ज़ाम केवल आपका यही चेक करने के है कि आप कितना नॉलेज गेन सकते हो, कितना आप पढ़ सकते हो। तो लगभग मैंने आपको दिखा दिए हैं कि 30 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, कोई आप छोड़ नहीं सकते। लगभग क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आ रहा है, लगभग 30 से आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं। अगर आप लेवल देखोगे क्वेश्चंस का, तो 50 to 60% क्वेश्चन ईजी लेवल के होते हैं, यानी 400 में से 180 से लेके 210 220 तक आप आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आप उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। तो मीडियम लेवल क्वेश्चन भी आते हैं 20 से 30%, और हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं 10 to 20%। आपका मेन टारगेट होना चाहिए, जनरल कैटेगरी है तो 250 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, और अगर आप इससे OBC देखें, EWS देखें, SC ST देखें, तो आप लगभग 10 से 12 नंबर, 10 से 15 नंबर हर बार घटाते चले जाइए। EWS, फिर उसके बाद OBC, फिर SC, फिर ST, ऐसे घटा के आप अपना देख लीजिए कि आपको कितने नंबर चाहिए। लेकिन जनरल के लिए 250 प्लस नंबर चाहिए, DU, BHU, BBU के अगर आप टारगेट कर रहे हो। BBU में थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन आप टारगेट DU और BHU को ही पहले करिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उसके बाद BBU में जाइए। लेकिन मेरी जो आपको सलाह है वो यही है कि आप DU और BHU में से किसी एक से आप LLM करिए, तभी आप जो NLU के बच्चे हैं उनके बराबर में टक्कर दे पाओगे खुद को।
स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी देखिए क्या रहेगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जैसे दो पार्ट हैं, हमको पता है। पार्ट ए में आपका जो भी है आपका इंग्लिश, हिंदी, और आपका फिर वो है आपका मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, जीके होगी। तो वो आप एसएससी की जो बुक्स आती हैं, प्रिपरेशन बुक्स आती हैं, उनसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप प्रिपेयर नहीं भी करोगे तो लगभग 40 to 50 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो। लेकिन आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो भाई आपको यहाँ से प्रिपेयर थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। जो टेक्स्ट बुक ग्रेड अप जो ऐप होती है, केडी कैंपस वगैरह की जो ऐप है, पैरामाउंट की जो ऐप है, ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से मॉक टेस्ट देते रहिए। जो क्विज वगैरह होते हैं अड्डा 24/7 के, वो भी आप दीजिए, ठीक है। पीडब्ल्यू की, एसएससी की भी जो ऐप है उसके अंदर आप देख सकते हो, उसकी आप मॉक टेस्ट दीजिए। डेली मैथ के 10-12 क्वेश्चन लगा लीजिए, रीजनिंग के लगा लीजिए, इंग्लिश में वोकैब वगैरह पढ़ लीजिए, आइटम्स वगैरह पढ़ लीजिए, पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लीजिए कंप्रीहेंशन की। और जीके पढ़िए आप, लूसेंट जीके से आप जीके पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए देखो पढ़ना ही पड़ेगा, एफर्ट यहाँ पे मारना ही पड़ेगा आपको। किसी भी हाल में आपको जो पार्ट 1 के 25 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको 18 से लेके 20 क्वेश्चन पॉजिटिव करने ही पड़ेंगे। आपको 70 से 80 नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी आपको एक अच्छा जो DBHU हम टारगेट कर रहे हैं वो आपको मिल पाएगा। सबसे पहले आप शुरुआत करिए मेजर सब्जेक्ट से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, फैमिली लॉ हो गया, आपका इंटरनेशनल लॉ हो गया, जुरिस्प्रूडेंस हो गए, ठीक है। और आपका जो भी प्रोफेशनल इथिक्स हो गया, एडीआर हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। पहले आप इन मेजर सब्जेक्ट्स को कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर माइनर सब्जेक्ट्स पे आइए, जो कि आप यूट्यूब के ज़रिए भी या फिर खाली उनके एमसीक्यू करके भी उनको कवर कर सकते हो, अगर ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना चाहते हो। लेकिन मेजर सब्जेक्ट्स आप डीप में पढ़िए, क्योंकि आपको केवल इसी एग्ज़ाम के नहीं और भी किसी एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो यूजीसी नेट लॉ का जो पेपर आता है बिल्कुल उस पे है। अगर आप यूजीसी नेट के आप पेपर डाउनलोड करोगे तो सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि वैसे ही लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े से उससे भी हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हाई लेवल है वो यूजीसी नेट को टच करेगा, उससे ज़्यादा टच नहीं करेगा। सबसे अच्छा यही है कि आप एक बार एआईबी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लो, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको कहीं नहीं जाना तो सारे क्वेश्चंस मैंने सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर रखे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये सारे सेक्शंस, आर्टिकल्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इन वीडियोज़ में बता रखे हैं वो आप मार्क कर लीजिए, उनको डिटेल में पढ़ लीजिए। आराम से आपके 50 to 60% क्वेश्चन एग्ज़ाम के निकल जाएंगे, जो लो वाला पार्ट है उसी से ही। बस आपको यही है कि थोड़ा सा और डीप में पढ़ना पड़ेगा। एआईबी के लिए मैंने थोड़ा सा आपको पूरा उसमें वहाँ पे अरेंज करके दे दिया है। उसके बाद फिर आप देखिए, मैं अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूँ, ताकि आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सको और आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा आपको अच्छे से अच्छा जितना हो सके मुझसे, कि हर एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए। क्योंकि कुछ बच्चे देखो ऐसा होते हैं कि वो DUBHU में नहीं आना चाहते, वो अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं। जैसे कोई पंजाब का बच्चा है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। कोई हरियाणा का है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। कोई आपका नॉर्थ ईस्ट है तो वो एक नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी होती है, वो भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे जाना चाहता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। DUBHU के अलावा अगर आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाए। तो इसीलिए आप मेरिट लिस्ट में अपना एक हाई मार्क्स अपना लेके आइए, ताकि कोई आपकी वो सीट ले ना पाए। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई पार्ट 1 में से 70 से 80 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। पार्ट 2 में से आप कोशिश करिए 180 से 200 मार्क्स आपके आ जाएं। ओवरऑल स्कोर 230, 250, 260 के आसपास आपको रख के ही चलना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा सा इसके अंदर रेस में बने रहोगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया है कि सभी को एडमिशन मिल जाएगा। अपना टारगेट DUBHU BBA होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन सबको मिल जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात है नहीं। बहुत सी ज़्यादा सीट्स होती हैं और बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे एग्ज़ाम केवल देने के लिए बैठते हैं, बाकी उनका NLU वगैरह में हुआ होता है, बस प्रैक्टिस के लिए वो आ जाते हैं देने, ठीक है। बाकी अपना जो DUBHU है उसी पे फोकस रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।